कहने को ओलंपिक टोक्यो में हो रहा था, पर राजनीति हमारे देश में, और वो भी नामों की। हमारे देश में चाहे खेल का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे किसी पुरस्कार का मामला हो, हमारे देश में उस आदमी का उस क्षेत्र से कोई लेना देना हो ना हो, पर अगर वो राजनीतिक आदमी है और सत्तारूढ़ पार्टी का है तो हो सकता है कि उसके नाम से कोई मेडिकल कॉलेज हो जाए, कोई पुरस्कार हो जाए, कोई संस्थान हो जाए, पता नहीं क्या क्या उसके नाम से होता है। पर जब दूसरी पार्टी आती है तो उसका नाम बदलती है। अभी हाल ही में जब ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो अपनी मन की बातें करते हैं, उन्होंने कहा कि जनता ऐसा चाहती थी कि ये पुरस्कार जो पुरस्कार है राजीव रत्न पुरस्कार, वो पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए, जिन्होंने इस देश को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया। और इस पुरस्कार का नाम बदला और कोइंसिडेंस था कि उसके बाद हमारे देश को ओलंपिक में 7 मेडल मिले। अब भक्तगण कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कृपा बरसी है, ये नाम का लोचा था, अगर नाम पहले ही बदल जाता तो शायद पुरस्कार मिलते। ये ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ियों की मेहनत को दरकिनार कर रहे हैं, उनके अभ्यास को दरकिनार कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि किसी राजनीतिक आदमी के नाम से ये पुरस्कार क्यों होना चाहिए, जिसका जिस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, अगर उसके नाम से ये पुरस्कार होता है तो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। या कोई यूनिवर्सिटी उस आदमी के नाम से होती है जिसका शिक्षा से लेना देना नहीं, या कोई सांस्कृतिक पुरस्कार उसके नाम से होता है जिसका किसी क्षेत्र से लेना देना। तो ये सवाल है। कांग्रेस इस पर कह रही है ये तो ओछी राजनीति है। अगर इनको चाहिए था, मेजर ध्यानचंद के प्रति इतनी श्रद्धा थी, तो दूसरा पुरस्कार उनके नाम से करते। राजीव गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी। पर इसके पहले पिछले साल गुजरात में एक बड़ा स्टेडियम बना, वो भी एक नेता के नाम पे बना। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे राज्यों में केंद्र जो भी योजनाएं लाती है वो अपने नेताओं के नाम पे लाती है। मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकॉन रहे, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है। लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये क्षुद्र मानसिकता है। सवाल ये है कि जिसका जिस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है, उसके नाम से अगर पुरस्कार होंगे, योजनाएं होंगी तो वो नाम बदलेंगे। ऐसा हमारे देश में नामों की राजनीति है। खेल रत्न का नाम खिलाड़ी के नाम पर रखना, और वो भी भारत को जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिलाया उनके नाम पर रखना, ये हम सबके लिए और खेल जगत के लिए ये सौभाग्य की बात है। और इसके बात पर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, बधाई देना चाहिए। कांग्रेस ने हर चीज़ के ऊपर में राजनीति ले आई और मोदी जी ने खेल रत्न का नाम खिलाड़ी के नाम पर रखकर पूरे देश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, खेल जगत को सम्मानित किया, पूरे देश को सम्मानित किया है। और आज उसी का परिणाम है कि भारत ओलंपिक में पहली बार 7 पदक अभी तक जीते हैं, और एथलेटिक्स में पहली बार 100 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है। ये मोदी जी की खेल के प्रति जो सद्भावना है, खेल के प्रति जो रुचि है और खिलाड़ियों को जो सम्मान देने की भावना है, उसी का परिणाम है। इसको मैं शुद्ध मानसिकता कहूँगा, उत्कृष्ट मानसिकता कहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि हम जनमानस के अनुसार, जनता की राय के अनुसार हम खेल रत्न के नाम को बदलकर दादा ध्यानचंद के नाम से रख रहे हैं। इस बात को वो क्यों नहीं चाहते? जाए जनता के बीच में, जनता ने राय रखी अपनी। बहरहाल हम इस बात से खुश हैं कि नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लाया है, बाकी लोगों ने हमारे देश का मान ऊंचा किया है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। पर राजनीति सोशल मीडिया पे छाई हुई है और उसको लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। मुख्यमंत्री निवास में हर साल की तरह इस साल भी परंपरा के अनुरूप छत्तीसगढ़ की प्रथम त्योहार हरेली का आयोजन किया गया। संस्कृति एवं पुरातन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक कृषि उपकरणों तथा गाय बैलों का पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, तो वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने गेड़ी में चढ़कर नृत्य भी किया। साथ ही उन्होंने भौरा चलाकर अपने बचपन के दिनों को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। छत्तीसगढ़ का इस साल का पहला त्यौहार कृषि कार्य में जितने भी औजार
उपकरण लगते हैं उसकी पूजा की जाती है। हमारे जो पशुधन है, गाय है, बैल है, उसकी पूजा की जाती है। और विभिन्न प्रकार के खेल हमारे बच्चे आयोजित करते हैं गौठानों में, मैदानों में, और विभिन्न प्रकार के पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। और कृषि कार्य संपन्न होने के बाद जो थकान रहती है वो खेल कूद के माध्यम से, मेल जोल के माध्यम से दूर भी करने का है। और ये पहला त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी राउत है, पार्टियाँ है, सभी घरों में जाके नीम के जो डंगाल है उसे घरों में लगाया जाता है, गौशाला में लगाया जाता है, इसलिए कि वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम का अपना महत्व है। एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होता है। उसे यदि आग में जलाया जाए तो उससे मच्छर भी भगाया जाता है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जागरूकता फैलाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना प्रदर्शन में वादा निभाओ अनशन रख राज्य सरकार से केंद्र सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। डीए की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका अनशन भी है। इसी सिलसिले में आज बात करने आए हैं अध्यक्ष कमल वर्मा जी से, जो बताएंगे उनकी क्या है पूरा कार्यक्रम आज का। देखिए, आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि कलम रख मसाल उठा आंदोलन के तहत 5वें चरण का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हम सरकार से पिछले दिनों पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर हमने सरकार से अनुरोध किया था कि जिस तरह केंद्र में 28% महंगाई भत्ता स्वीकृत हुआ है, वैसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ में 16% महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत हो। लगातार हम सरकार को विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं मंत्रालय में, उन्हें भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। आज जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े 54 संगठन के प्रांताध्यक्ष, उसके महामंत्री, हमारे पूरे जिले के जिला संयोजक, संभाग प्रभारी, संभाग संयोजक आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रतीकात्मक अनशन कर रहे हैं। सरकार को एक बार और मौका दे रहे हैं कि हमारी मांगों को वो गंभीरता से ले और जो वर्तमान में महंगाई भत्ता 16% है उसकी तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो उसके आगे आप क्या करेंगे? देखिए, आज जो है न्याय सभा भी है। आज हमारे सभी प्रांताध्यक्ष और हमारे जिला संयोजक एक साथ निर्णय लेंगे। अब ज्ञापन देने का कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे जो बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ेगा हमको कर्मचारी अधिकारी हित में, वो निर्णय आज हम यहाँ पर ऐलान करेंगे। ये थे वर्मा जी, फेडरेशन के अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द बढ़ाए। कैमरामैन अमनी के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। देश में पेसा कानून लागू तो है, लेकिन सिर्फ कुछ राज्यों में ही पेसा को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कानून को लागू करने की मांग पिछले 20 सालों से चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या का 30% आदिवासी समाज का है, लेकिन अभी तक राज्य में कानून लाने की सिर्फ बातें चलती हैं, पर धरातल में कुछ नहीं हो रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। ऐसे में आदिवासी समाज राज्य सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि जल्द से जल्द पेसा एक्ट राज्य में लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 30% हिस्सा ट्राइबल जनजाति का है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पेसा कानून नहीं लाया गया है। और हाल ही 2020 में टीएस बाबा ने कमेटी बैठाई थी, जिसके तहत कहा गया था कि रूल्स बन रहे हैं, ड्राफ्टिंग चल रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। एक प्रक्रिया चली थी निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी अच्छी प्रक्रिया थी। पहली बार किसी कानून के नियम को बनाने के लिए एक व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया हुई थी, और बस्तर से लेके सरगुजा तक पूरे आदिवासी समाज के साथ, जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके साथ, आदिवासी समाज के मुखियाओं के साथ
जनप्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक परामर्श हुआ था। और जहाँ तक हमें याद है, कांकेर, फिर आपका दंतेवाड़ा, सरगुजा, लगातार ये बड़े सम्मेलन आयोजित किए गए थे। और उसके बाद देश भर के सिविल सोसाइटी जनवादी संघर्षों के साथ भी बैठकर इसके ड्राफ्ट बनाए गए थे। वो ड्राफ्ट बने हैं और काफ़ी अच्छे वो प्रारूप है, और उसको अभी मंत्रालय के पास है। अब वो सरकार के हाथ में है कि वो उसको कितना जल्दी लागू करे। देखिए, आदिवासी वर्ग के हितों के लिए निश्चित रूप से पेसा कानून की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेसा कानून के लिए जिस भी प्रकार की दिक्कतें हैं या अड़चनें हैं, सरकार को प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आज जो पहचान है वो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लोगों से, आदिवासी क्षेत्र के लोगों से ही पहचान है। तो मुझे लगता है जितनी भी दिक्कतें हों, उन दिक्कतों को दूर करके आदिवासी वर्ग के हितों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए इस पेसा कानून को निश्चित रूप से लागू करने की आवश्यकता है। जो स्वर्गीय राजीव जी ने यही बात तो बहुत गंभीरता से लिए थे कि भाई ये जो ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ उसने कहा था, और आदिवासी इलाके के लिए स्पेशल उसने रुचि लेकर के किया। तो कहीं ना कहीं सोच उस स्तर पे हुआ था, और अगर उस स्तर पे सोच के बावजूद भी ठीक विपरीत दिशा में कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकारें हो, अगर करती है तो ये चिंता का विषय है। और अगर सरकारें इसमें हिला हवाला करेगा तो कन्फ्रंटेशन होगा। तो जैसे आपने सुना, अरविंद जी ने कहा है कि समाज की मांग है कि जल्द से जल्द पेसा कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, पॉलिटिकल विल बनाई जाए, जल्द से जल्द रूल ड्राफ्ट किए जाएं। कैमरामैन अमीन के साथ नवरतन पाराशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, गौठान समिति और स्व सहायता समूह की महिलाओं को 7 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि साल भर पहले आज के दिन ही छत्तीसगढ़ में गौधान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और हमने 2 रुपए किलो गौठान में गोबर खरीदी प्रारंभ की। तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस योजना से गांव में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 साल से इस योजना में जो चमत्कार हुए हैं उसे पूरा देश देख रहा है। 1000 से अधिक जो गौठान है वो स्वावलंबी हो चुका है, और अभी तक के 100 करोड़ रुपए का अंतरण गौपालकों को किया जा चुका है। 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा चुका है, जिसमें जहां गोबर बेच के गौपालकों को लाभ मिल रहा है, वहीं वर्मी कंपोस्ट बना के जो स्व सहायता समूह हैं वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। और किसान इस साल बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट अपने खेतों में डाले हैं, तो आने वाला जो फसल अभी से उसका अलग से पहचान दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभाग, निगम मंडल और निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रदर्शन का तरीका बड़ा अनूठा था। कई जिलों में सांकेतिक जल समाधि सदस्यों ने ली, तो कई जगह सदस्यों ने अपने सर के बाल मुड़वा लिए। संघ की मांग है कि समस्त अनियमित कर्मचारियों अधिकारियों को नियमित किया जाए, साथ ही 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। जितने भी अनियमित कर्मचारी प्रदेश में हैं उनकी जो मांगे हैं 5 सूत्री, जैसे नियमितीकरण, जो छटनी किए गए हमारे साथी हैं उनकी बहाली, और जो साथी हमारे अंशकालिक है उसको पूर्णकालीन करने के लिए। इसी प्रकार हमारा क्या है, आउटसोर्सिंग में जो साथी है उनको क्या है विभाग के माध्यम से रखा जाए, आउटसोर्सिंग प्रदेश में पूरी तरह से बंद रखे जाए। और जो पिछले हमारा आंदोलन में जो 15 साथियों पर जो केस दर्ज है वो उसकी मांग करके हम आज 5 सूत्री मांग को लेकर के आज हम जल समाधि के एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हमारे हजारों साथी अपन आए हुए हैं। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा आज पूरे प्रदेश में हमारा कार्यक्रम है, सभी 28 जिला में है। ये हम लोग क्या है रायपुर जिले के हैं, दूर दूर से हमारे साथी आए हुए हैं, जैसे कि आरंग है, तिल्दा है, धरसीवा है, यहाँ से हमारे साथी आए हुए हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है। और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और
सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। VIP न्यूज एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक VIP न्यूज शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हीरा तस्करों को रोकने लगातार गरियाबंद पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में एक बड़ी सफलता जिले के मैनपुर पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने हीरा तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 32 नग हीरे भी बरामद किए हैं। जब्त हीरों की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जानकारी देते हुए मैनपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र श्याम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर बरदुला जंगल के पास हीरा बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाने से एक टीम और एक गरियाबंद की स्पेशल टीम के माध्यम से थाना से रवाना हुए थे और जाकर जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे ध्रुव 12 के पास, तो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिससे घेराबंदी करके दोनों को पकड़े। इसकी तलाशी गवाहों के समक्ष की गई, जिनसे सीताराम गुरु से 15 नग हीरा और मनबोध से 17 नग हीरा बरामद की गई। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को सच कर दिखाया है नवयुग दिव्यांग उत्थान संस्था की 20 लोगों की टीम ने। धान के दानों से मनमोहक राखियां बनाई जा रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जो मेरे अंतस का शोर सुन मेरी खामोशियों को पढ़ सके, जो मेरे बेलफ्ज आवाजों को समझ मुझसे बातें कर सके। दिव्यांग होने के बावजूद 20 लोगों की ये टीम ने नए कीर्तिमान गढ़ा है। कुछ दिनों में राखी का त्योहार भी आने वाला है। इसको देखते हुए पूरी टीम ने मिलकर धान की बालियों से बनी आकर्षक राखियां बनाई हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। संस्था के अध्यक्ष गिरिजा जलक्षत्री बताती हैं कि हम लोगों ने पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद तकरीबन 4 सालों से हम अपने साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये काम सर हम लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं। ये हमारा 5वां रनिंग है। हम लोग समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ के समूह का निर्माण किए। फिर समर्थ के तरफ से हम लोग को ज्वेलरी का प्रशिक्षण दिया गया। फिर धीरे धीरे हमारे समूह में और भी कुछ लोग जुड़े, उनसे हम लोग को कुछ कुछ ट्रेनिंग मिलते गया। फिर हम लोगों ने अपना कार्य करना चालू किया। सीमा बत्रिया ने बताया कि शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रहा। हम लोगों ने कूलिंग पेपर से इसकी शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी साथी एकजुट होकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और आज एक साथ मिलकर टीम बनाकर काम कर रहे हैं और हमारे सभी साथी काफी खुश हैं और उन्हें नया रोजगार भी मिल गया है। हमारी पूरी टीम कुल टोटल 20 लोग हम लोग काम करते हैं। ये शुरुआत में हम लोग कूलिंग पेपर का चालू किए थे, ज्वेलरी का। मैडम सीख के आए, फिर उन्होंने मुझे सिखाया। फिर वो सीखने के बाद हम लोग ने सोचा क्यों ना इसे बना के बेच के हम अपना इनकम कमा सकें। उस दिन से वो चालू हुआ। कई जगहों से नौ दिव्यांग उत्थान संस्था को सशक्त बनाने के लिए टीम को इनाम भी मिल चुका है। लेकिन सोमनाथ गुप्ता बताते हैं कि जो चीजें हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं, उसको बेचने के लिए जगह की कमी हम लोगों को होती है। यहाँ तक सरकार के द्वारा एग्जीबिशन कराया जाता है तो हमें जगह के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारे लिए जगह संरक्षित करे ताकि हम अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। अगर एक स्टॉल में हम लोग 20-20 हज़ार रुपये देंगे तो हमारा तो एक झुमके 50 का बिकता है। दिन में 10 बेचे तो ले दे के 500 आएगा तो एक आदमी को रोजी आता है। तो उसमें सामान का पैसा कहाँ गया, क्या गया? अगर हम गढ़ किले में भी लगा रहे हैं तो समझो कि टाइम पास हो रहा है, कोई इनकम नहीं हो रहा है। इनकम तो देखा जाए तो हम लोग को अभी किसी का अच्छा से रोजी नहीं निकलता है। मेरे बेलगाम सपनों को दे सहारा, मुझे उड़ना सिखा। मेरे लड़खड़ाते कदमों को संभाल, मुझे चलना सिखा। बस
इसी हौसले को थामे सुंदर सुंदर राखियां बनाकर ये लोग खुद को रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो यकीनन काबिल तारीफ बात है। आत्मनिर्भर होकर जीना अपने आप में विश्वास पैदा करता है। सरकार को भी इनकी ओर देखने की जरूरत है ताकि ये अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। ये तो आपने कई वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित होते देखे हैं, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे वृक्षारोपण के बारे में बता रहे हैं, जहां गाजे बाजे के साथ धूमधाम से वृक्षारोपण किया गया। ये कार्यक्रम बलूद जिले के दल्ली राजहरा ब्लॉक मुख्यालय से लगे धोबेदंड गांव में स्थित शासकीय स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स की टीम ने धोबेदंड से दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। इस 1 किलोमीटर की लंबी सड़क के किनारे बरगद के पौधे लगाए। प्राथमिक शाला कोंडे कसा राजहरा से आज हम लोगों ने धोबेदंड से राजहरा मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर तक बरगद के वृक्ष का रोपण किया है, जिसमें समुदाय की सहभागिता एवं शाला परिवार का सहयोग रहा और इसी आकांक्षा के साथ कि सारे लोग बरगद का वृक्ष रोपित करें, यही एक संदेश में आप लोगों को देना चाहती हूँ। दल्ली राजहरा से धोबे बिटाल तक जो मार्ग जाता है, उसमें हमने अपने स्कूल के बच्चों के साथ 1 किलोमीटर तक बरगद का पौधा रोपित किया। इसमें गुरुजनों और आसपास के लोगों ने पौधा रोपित किया और उसकी सुरक्षा के लिए ईटा से घेरा किया, कांटों से घेरा किया। बहुत ही खुशी की बात है हम सबको कि एक जीवन काल में एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। जय हिंद। सूपे बेड़ा, ये नाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कोई नया नाम नहीं है। जी हां, सूपे बेड़ा छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा वो गांव है जहां के निवासियों के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। दरअसल इस इलाके में तमाम भूजल स्रोतों में फ्लोराइड की प्रचुरता इतनी ज्यादा है कि गांव के लगभग व्यक्तियों को किडनी से संबंधित बीमारियां हैं और कई लोग अब तक इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के जलीय स्थिति की जानकारी भी ली। बैठक के बाद जब उनसे सूपे बेड़ा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह चर्चा हुई और ये साफ कर दिया गया कि जिन जगहों में दूषित वाटर पोस्ट है उनका निदान प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से शुद्ध पानी दिलवाने फिल्टर प्लांट लगाने को भी कहा है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में भूजल दूषित है, ऐसे 72 पोस्ट पर सोलर बेस्ड कम्युनिटी वाटर पोस्ट बनाकर काम किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है, आज भी हमने इस समीक्षा में प्राथमिकता के साथ में इस विषय पे बात की है कि क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस पे काम पूरा किया जाना चाहिए। फ्लोराइड के क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस में आयरन का भी यहाँ कंटेमिनेशन है, वहाँ भी इस तरह का काम जो है प्राथमिकता से होना चाहिए। भारत सरकार ने, मेरे मंत्रालय ने इस तरह की छूट राज्य सरकारों को दी है कि यदि हमको, क्योंकि जहाँ क्वालिटी का अफेक्टेड एरिया है वहाँ ड्रिंकिंग वाटर डोर टू डोर कनेक्टिविटी करने में समय लग सकता है, लेकिन आज 21वीं सदी में हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी किसी माँ को, बहन को, बच्चे को ये जानते हुए भी कि इस पानी में जहर मिला, इस पानी में प्रदूषण है, उसको पीने को मजबूर होना पड़े। हमने राज्य सरकारों को इस बात की छूट दी थी कि वो अपने राज्यों में इस तरह के कम्युनिटी वाटर स्टैंड पोस्ट बनाएं, उसको जो है वहाँ पर जो है फिल्टर प्लांट लगाएं और फिल्टर प्लांट लगा करके कम्युनिटी वाटर टैप से 10 लीटर पानी प्रति व्यक्ति या 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के दर पर पानी फ्री उनको मिले, वो जाकर के वहाँ कम से कम पेयजल के लिए शुद्ध पानी ले सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। मुझे अभी बताया गया बैठक में कि इस तरह के जो है कम्युनिटी वाटर पोस्ट पे जो छत्तीसगढ़ सरकार में सोलर बेस्ड कम्युनिटी वाटर पोस्ट पे काम हो रहा है और लगभग 72 ऐसे हैबिटेशंस को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे काम करना प्रारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री गुरु रुद्र कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि सूपे बेड़ा में वाटर फिल्टर प्लांट लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टेंडर बनाकर 8 गाँव की योजना तैयार की गई है और जिन इलाकों के भूजल स्रोतों में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अधिक है वहाँ फिल्टर प्लांट लगाया जा रहा है। अब तक 100 ऐसे जगहों पर प्लांट लगाया जा चुका है। वो जैसे कि जो जहाँ पे ना फ्लोराइड है, आयरन वाटर है, इस तरीके की ना जो पानी की समस्या, ऐसे जगह पे हम लोग फिल्टर प्लांट हम लोग लगा रहे हैं ताकि तत्कालीन वहाँ की जनता को राहत मिले,
तो वह भी प्रक्रिया में है और आज की तारीख में 100 से ऊपर लग चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरिया जिले में रोका छेका योजना नाम मात्र साबित हो रही है। ये योजना जिले में पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। यहाँ मवेशी गौठान में नजर नहीं आते, बल्कि मवेशी सड़क में घूमते नजर आ रहे हैं, जो आए दिन दुर्घटना का कारण बन गया है। हमारे नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में इतने आवारा पशु हैं जो रोड में आपको आए दिन, शाम हो चाहे सुबह हो या दिन में हो, कहीं न कहीं आपको रोड में दिखेंगे और रोड पर बैठे रहते हैं। वो गाय जिससे कई आने जाने वालों को दुर्घटना भी होती है और हमारे निगम के चाहे प्रशासन के किसी भी अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं खड़गवां क्षेत्र का दौरा किया था, वहां पे देखा कि किसान अपने खेती में जो भी फसल लगाए हैं उसको बचाने के लिए केवल गाय को दौड़ा रहे हैं और अपना चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में भी ऐसा कोई भी गौठान नहीं है जहां पे गायों को वहां रखा गया है। नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त निर्देश अनुसार नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र अंतर्गत 1 जुलाई से रोका छेका अभियान चालू किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पशुपालकों से संकल्प पत्र भराया जा रहा है। उनसे ये संकल्प लिया जा रहा है कि वे अपने जो पशु है, पालतू पशु है, उनको उनके निर्धारित स्थलों पर बांध के रखें, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना वगैरह की आशंका न हो और उनके लिए चारे पानी की उचित व्यवस्था करें। और इसके अलावा भी अगर कोई पशु है जो सड़कों पे हमको घूमते मिल रहे हैं, आवारा पशु, तो उनको पकड़कर गौठानों में अभी रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। ऐसे में एक पॉजिटिव खबर है, जहां पूरे राज्य में 45 वर्ष से अधिक के 90% लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है और पहली और दूसरी दोनों खुराकों को मिलाकर राज्य में अब तक कुल 1,28,25,432 टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। ऐसे में एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, जहां 45 वर्ष के 90% से ज़्यादा लोगों ने कोरोना का पहला डोज लगवा लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1,28,00,000 छत्तीसगढ़ वासियों ने कोरोना वैक्सीन का एक डोज तो लगवा ही लिया है। चूँकि तीसरी वेव आने की आशंका है, ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की छत्तीसगढ़ वासियों में उत्सुकता देखी जा रही है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज़, रायपुर। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।